हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है। वर्ब्स से पहले मैं बता दूं आपको कि इसके पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ा दिया है। आपको जिसको भी पढ़ना है वो चैनल पे जाके उसको पढ़ सकता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ वर्ब्स हम पढ़ने जा रहे हैं, और उससे पहले मैं एक जो मिस्टेक पिछले वीडियो में सॉल्यूशन और एक्सरसाइज का जो अलग वीडियो बनता है, उस एक्सरसाइज में एक गड़बड़ हो गई थी। बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 12 में जो एक मिस्टेक करी थी कि यहाँ पे मैंने क्या किया था कि ये इंडियन फार्मर जो लिखा हुआ है, ही इज एन इंडियन फार्मर, उसमें इंडियन को मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता दिया था। तो इसको आप सुधार लीजिएगा। ये इंडियन फार्मर जो लिखा हुआ है, ये इंडियन जो है ये क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, न कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं वर्ब की ओर। तो बच्चों आप देखिए, वर्ब जो है आप पहले से भी जानते होंगे, और जूनियर जो छोटे क्लासेस हैं उसमें पढ़ा भी होगा। उसमें वर्ब मतलब जो भी डूइंग वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है, तो उड़ना क्या है, ये वर्ब है। ठीक है। आदमी टहल रहा है, तो इसमें टहलना क्या है, ये वर्ब है। ठीक है। या फिर मैं हंस रहा हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, हंसने का, तो हंसना क्या है, ये वर्ब है। तो इस तरीके से जो भी काम है, कोई भी काम, जो काम हम लोग करते हैं वो सब क्या है, वर्ब है। इसके अलावा कोई पोजेशन, जैसे आप एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया था। ठीक है, और पोजेशन पोजेशन का अर्थ क्या बताया था, स्वामित्व का भाव बताया था। ठीक है, स्वामित्व। तो जैसे मान लीजिए आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो इसमें स्वामित्व का भाव लग रहा है ना। किस चीज़ पे स्वामित्व है, मेरा कार पे, और वो स्वामित्व दिखाने वाला वर्ड कौन सा है, हैव। तो हैव क्या है, वो एक वर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अभी तो ये आप समझ थोड़ा थोड़ा ही पा रहे होंगे कि कैसे हो जाएगा, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें और समझ में आती जाएंगी। बच्चों यहाँ देखो, वर्ब की डेफिनेशन अगर मैं पढूं तो यहाँ पे देखिए कहता है कि वह शब्द जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता हो। ठीक है, ये चीज़ें अगर किसी शब्द से समझ में आ रही हैं तो वो वर्ब होगा। अब ये डेफिनेशन तो पढ़ लिया लेकिन समझ में आया नहीं होगा, तो अब इसको मैं एनालाइज कर देता हूँ। यहाँ देखिए एक्शन, कार्य व्यापार जो है उसको समझिए। चिल्ड्रेन प्ले। ठीक है, तो चिल्ड्रेन क्या कर रहा है, खेलता है, बच्चा खेलता है। तो ऐसे में ये प्ले जो हो गया वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये एक्शन है। द मैन वॉज वॉकिंग, आदमी टहल रहा था, एक्शन है ये। वॉकिंग क्या, टहल रहा था, तो वॉज वॉकिंग जो है वर्ब हो गया। द क्लॉक स्ट्राइक्स, ठीक है, घड़ी रुक गई, तो स्ट्राइक्स क्या है, वर्ब हो गया। आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा था, तो ये टॉट जो है ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वॉज और टॉट दोनों वर्ब होगा। अब कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कंसेप्ट है, ये समझ में आएगा अभी आपको। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप समझ में आपको आ गई होंगी। यहाँ देखिए रिलेशन और पोसेशन क्या है, कहने का मतलब कि किसी चीज़ पे स्वामित्व का भाव। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यहाँ स्वामित्व क्या, कौन सा वर्ड दिखा रहा है, हैव। तो हैव जो ये क्या है, वर्ब है। द काउ हैज़ टू आइज, गाय की दो आंखें हैं, तो हैज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इस तरीके से और भी आपको सेंटेंस दिख रहे होंगे। अ किंग हैड थ्री क्वींस, राजा के तीन रानियां थीं, तो हैड स्वामित्व है, हैड, तो इस तरीके से ये वर्ब हो जाएगा। अच्छा, स्टेट ऑफ बीइंग, कहने का मतलब कि अवस्था का बोध हो जिन वर्ड्स से,
वैसे वर्ड्स भी वर्ब्स होते हैं। जैसे सीता इज टॉल, सीता लंबी है, तो इज जो है ये वर्ब है। दे आर हैप्पी, आर जो है यहाँ वर्ब है, वो खुश है तो उनकी अवस्था क्या है, खुश रहने की, तो यहाँ आर जो है ये अवस्था बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आर जो है वर्ब हो जाएगा। अब आप इसको आगे समझिए, जब हम काइंड्स ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे तब जो ऊपर सेंटेंसेस पढ़ा है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। काइंड्स ऑफ द वर्ब क्या कहता है कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अभी इसके आगे भी आप और वर्ब्स पढ़ेंगे, इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब वगैरह है, तो अभी पहले आप यहाँ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को ही समझिए। ठीक है, क्या है मेन वर्ब और क्या है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो देखिए जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वो मेन वर्ब कहलाती है। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे ए और बी दोनों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। बच्चों यहाँ जो एम है ये मेन वर्ब है। ठीक है लेकिन यहाँ जो एम है, आई एम रीडिंग, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब दो प्रकार के सेंटेंस में यूज के आधार पर। यहाँ जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि यहाँ जो एम है ये मेन वर्ब है। ठीक है, अब समझना होगा कि क्यों यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और क्यों यहाँ मेन वर्ब, क्यों यहाँ मेन वर्ब है और क्यों यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए यहाँ एम के बाद रीडिंग आ जाता है, ये भी एक वर्ब है, और लास्ट में किसी सेंटेंस के कोई वर्ब जब आता है तो वो मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में कोई वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब कहलाएगा, और पहले कोई वर्ब आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस सेंटेंस में अन्य कोई वर्ब है ही नहीं एम को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ एम जो है यही मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आई लव हर, यहाँ लव जो है ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ही विल डू इट, यहाँ डू इट जो है ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, वह इसको करेगा, यहाँ विल भी एक वर्ब होगा लेकिन डू इट मेन वर्ब हो जाएगा, और विल जो है ये ऑक्सिलरी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब समझिए हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अभी तो ऊपर हमने समझ लिया, हम लोग क्या नहीं हो गए कि भाई मेन वर्ब ये होता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है, अब तो समझ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वैसे वर्ड्स जो टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती हैं वह हेल्पिंग वर्ब है। कैसे, अब यहाँ इसको समझिए। देखिए यहाँ आई एम रीडिंग, मैंने अभी ऊपर क्या कहा, लास्ट में जो वर्ब आएगा वो मेन वर्ब है, तो इसको सहायता कौन सा वर्ब कर रहा है, एम, और जो एम है ये क्या कर रहा है, टेंस भी बता रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है, आई एम रीडिंग, तो ये जो एम जो है ये टेंस बता रहा है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये बी में देखिए माई ब्रदर हैज कम, मेरे भाई आ चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये टेंस ही है। और यहाँ भी ये हैज क्या है, ये टेंस बता रहा है, और साथ में ये कम के पहले आ रहा है, और कम जो है यहाँ क्या है, मेन वर्ब है, इसलिए हैज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आसान है ना। ठीक, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या करता है, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ही विल गो, यहाँ देखिए दो वर्ब्स हैं, एक विल है और एक गो है, तो यहाँ जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है और जो गो है ये मेन वर्ब है। यू शुड डू दिस, तुम्हें यह करना चाहिए, शुड और डू, यहाँ शुड जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इस मुगालते में मत रहिएगा कि जो शुड है बड़ा है डू से तो शुड मेन वर्ब होना चाहिए, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। हमेशा सेंटेंस में जो लास्ट में वर्ब आता है वही मेन वर्ब होता है।
ठीक है, याद रखिएगा लास्ट में जो वर्ब आएगा वही मेन वर्ब होगा। ठीक है, यहाँ देखिए निम्नलिखित ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। यहाँ देखिए ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, तो ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम समझते हैं फ़र्क। हेल्प अभी ऊपर भी थोड़ा समझाता है, यहाँ पे भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहे कि इन ऑक्सिलरी वर्ब में से एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड ये सब जो है इनका मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। कैसे, तो देखिए ही इज रेडी, यहाँ ही इज रेडी है, अवस्था बता रहा है वह तैयार है। यहाँ पे अन्य कोई वर्ब तो आ नहीं रहा, सिर्फ इज आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में अब आप कहेंगे कि इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, अभी आपने पढ़ा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ इज जो है ये मेन वर्ब हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर सेंटेंस में कोई अन्य वर्ब नहीं है तो जो वर्ब उपस्थित है वही मेन वर्ब कहला जाएगा। ठीक है, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, यहाँ ये मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ बी में अब जब आते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ इज तो है लेकिन साथ में गोइंग आ जाता है। इज है, यहाँ इज था लेकिन साथ में कोई और वर्ब नहीं था, यहाँ इज है लेकिन यहाँ पे गोइंग आ जाता है। तो ऐसे में जो इज है यहाँ पे ये क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और जो गोइंग है ये क्या हो जाता है, मेन वर्ब होता है। उस समय से मैं बच्चों क्या समझा रहा हूँ कि सेंटेंस में जो वर्ड लास्ट में, जो वर्ब लास्ट में आता है वही मेन वर्ब होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए डिड ही कम, यहाँ पे दो वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है डिड और दूसरा दिख रहा है कम। ठीक है, तो जो लास्ट में आया वो मेन वर्ब होगा और जो पहले आ गया वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी सेंटेंस में टेंस बताने वाला जो वर्ड होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा। ही डिड दिस, यहाँ कोई अन्य वर्ब तो है नहीं डिड को छोड़ के, और डिड वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होता है लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब आए, ठीक है, कोई वर्ब चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, अगर वो अकेले आता है तो वही मेन वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं था, सिर्फ इज था, इसलिए इज ही क्या हो गया था, मेन वर्ब हो गया था। ठीक है, अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस को आप देखिए। यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, अभी यही बात समझा रहा था मैं, तो वही मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है, आई हैव अ डॉग, ठीक है, आई हैव अ डॉग, यहाँ सिर्फ हैव है ना, हैव वैसे तो अभी आपने पढ़ा कि हैव, हैज, हैड ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। डू, डिड, डिड ये सब, डू, डिड, हाँ, डज ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी होना चाहिए था, लेकिन ये था हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में अकेले आ रहा है, और ऐसे में जब ये अकेले आएगा तो यही मेन वर्ब हो जाएगा। सेंटेंस में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ही अकेले आ रहा है जो आपको देखने में लगता है कि ये हेल्पिंग वर्ब होगा, तो ऐसे में वो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ही इज अब हुआ, यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ यही एक वर्ब आ रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये आसान भी है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स के साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा। उस समय से मैं शुरू से यही बता रहा हूँ। यहाँ हैव बीन भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है, लेकिन रीडिंग बाद में आ रहा है इसलिए ये मेन वर्ब है, और हैव बीन पहले आ रहा है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव बीन अ टीचर, यहाँ देखिए यहाँ हैव बीन के अलावा कोई वर्ब है नहीं है ना, टीचर तो नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो हैव बीन जो है यही सिर्फ एक वर्ब दिख रहा है, तो ये हैव बीन यहाँ पे जो था ए में, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो हैव बीन है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रह जाता, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हैव और बीन को आप अलग कीजिए। ठीक है,
हैव को और बीन को अलग कीजिए। तो हैव, क्योंकि ये दोनों अपने आप में अलग अलग वर्ब हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हैव और बीन अलग अलग ही थे, ठीक है। तो हैव और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब थे। यहाँ जो हैव और बीन हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बीन मेन वर्ब हो जाता है और हैव जो है वो क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने हैव बिन बोल दिया पढ़ाते पढ़ाते, मुझे ध्यान नहीं आया। तो हैव और बिन जो है ये अलग अलग वर्ब हो जाता है। तो बिन उस समय क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है, और ये लास्ट में चूँकि आ रहा है, लास्ट में जो वर्ब है वो मेन वर्ब होता है, और पहले जो वर्ब है वो क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो ये आसान सा एक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज आपको बनाना है। ये एक्सरसाइज में क्या करना है आपको बच्चों, तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल एक दो मैं यहाँ पे दिया ही हुआ है और मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिए आई एम अ बॉय, यहाँ करना क्या है, वैसे पहले डायरेक्शन क्या है, कह रहा है कि इन सेंटेंसेज में बताइए कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। अगर मेन वर्ब है तो उनको निकाल के बाहर लिखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उनको बाहर निकाल के लिखिए। तो यहाँ देखिए ये जो आई एम अ बॉय है, ए एग्जाम्पल नंबर ए में, यहाँ पे एम के अलावा कोई और वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो जब सिर्फ एम है तो यही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। बी में आई एम रीडिंग, एम के अलावा कोई और वर्ब दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, कौन सा, तो रीडिंग, और ये लास्ट में आ रहा है। तो जो लास्ट में वर्ब आता है वो क्या हो जाता है, मेन वर्ब, और ये सपोर्टिंग वर्ब है इसलिए हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए डिड ही गो, यहाँ दो वर्ब्स हैं, कौन कौन से, डिड और गो। तो यहाँ गो जो हो जाएगा वो मेन वर्ब हो जाएगा, और डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है, आसान है ना। हु डिड इट, हु डिड इट, यहाँ सिर्फ एक वर्ब है वो है डिड, और इसलिए डिड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। यानी किसी सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आता है और वो दिखने में लग रहा है कि हाँ ये ऑक्सिलरी होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, तो फिर वही मेन वर्ब होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है इसको आपको बनाना है और बना के आपको रखना है, और इसके आंसर्स जो हैं मैं अलग वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि चैनल पे जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर के सॉल्यूशंस हैं उनका अलग एक पूरा प्लेलिस्ट बना के मैंने रखा है, जिनमें अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो आप वहां जाके और एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं, जो अलग एक प्लेलिस्ट ही है मेरे चैनल पे, और इसका भी अलग एक प्लेलिस्ट पे अलग वीडियो बनेगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो पहले आप आंसर बना लीजिए, और आंसर बनाने के बाद जो मैं इसके एक्सरसाइज अपलोड करूँगा पूरा समझा के, तो उस एक्सरसाइज को आप भी देख लीजिएगा और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चों आज के लिए इतना ही, और ये वर्ब का पार्ट 1 था। अब इसके आगे जो भी पार्ट्स बनेंगे वो अपलोड किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।